हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली सुशील चंद्रा इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। 12 अप्रैल की डेट अनाउंसमेंट हुई है और 13 अप्रैल से वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इनके अंडर जो असेंबली पोल्स जो है, फ्यूचर असेंबली पोल जो है गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वो कंडक्ट किए जाएंगे। और जो सुशील चंद्रा जी है ये 14 मई 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो हम इस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी इनके ऑफिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में अगर जाने अगर इस ऑफिस के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंट करते हैं इन्हें। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, उनके साथ 2 और कमिश्नर काम करते हैं। इन 2 अदर कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और जो मेन होते हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर किया जाता है। इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है ये 3 मेंबर बॉडी कही जाती है। तो इनका जो टोटल टेन्योर है काम करने का, एक टोटल 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज, इसमें से जो भी पहले आएगा वो उनका टेन्योर कहा जाएगा। फिर जो सैलरी जो होंगी, सैलरी और अदर जो पर्क्स होंगे, जो बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है उनके जो सारे सैलरी पर्क्स होंगे उसी तरह से सारे सैलरी और पर्क्स इनको दिए जाएंगे। पर उनको अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी रूल्स नहीं दिया हुआ है। तो ये कंप्लीटली जो कैबिनेट है उन पे डिपेंड है कि वो किस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट ही होती है जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि किसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एलिजिबिलिटी रूल्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की किसी तरह की बात नहीं की गई है किसी भी एलिजिबिलिटी की। तो इनकी प्रोसीजर जो होती है, रिमूवल की प्रोसीजर क्या होती है, तो अगर इनको रिमूवल करना हो तो एक जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट को होते हैं उसकी तरह से इनको रिमूव करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को जो प्रोसीजर है वो सेम है, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबकी जो रिमूवल प्रोसीजर है वो सेम ही है। उनका ग्राउंड जो होता है रिमूवल का वो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इनको जो है स्पेशल मेजोरिटी से ही इनको रिमूव किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है, तो जो टोटल मेंबर्स जो होते हैं उनके 50% मेंबर्स ने इनके रिमूवल के लिए वोटिंग करना चाहिए और जो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उन प्रेजेंट मेंबर से एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो होंगे उन्होंने भी इनके रिमूवल के लिए करनी चाहिए वोटिंग। तो अगर हम करंट सिचुएशन में देखें कि करंट जो 50% ऑफ टोटल मेंबर्स है वो आते हैं अराउंड 272। एटलीस्ट 272 मेंबर्स ने इनके रिमूवल के लिए वोटिंग करनी चाहिए। पर अगर हाउस में उस टाइम सपोज 300 ही मेंबर्स अवेलेबल है तो 2/3 ऑफ 300 तो 200 होते हैं, एटलीस्ट 200 लोगों ने जो है इनको फेवर करना ही चाहिए। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ, तो हाफ यहाँ पे नंबर जो है 272 है, ज्यादा नंबर 200 से ज्यादा 272 का ही रहता है। अगर 272 मेंबर यहाँ पे उनको परमिशन दे देते हैं तो ये रिमूव हो जाती है। और सेम ये लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी आती है और राज्यसभा में भी इसी तरह की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। पर इनको जो इनके रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता है, सिर्फ जो प्रेसिडेंट जो को रिमूवल होता है उनको ही इम्पीचमेंट कहा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है। 2 चीजों के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल है कि उनको इलेक्शन कंडक्ट करना है, एक तो यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे। दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन होंगे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करेगी, या जो एमएलएस की इलेक्शन होंगे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करेगी। फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। जो इनके सारे पावर जो फंक्शंस है वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 टू 329 में इनके सारे पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी या एवरीथिंग जो बात है उनके बारे में वो सारी बातें की गई है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, जो इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंडक्ट करे पीरियोडिक एंड टाइमली इलेक्शंस, इनको कंडक्ट करना है। उसके लिए जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल भी चीफ इलेक्शन ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर करते हैं। फिर और इम्पोर्टेंट फंक्शन जैसे होते हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें सबके नाम्स होते हैं कि कौन वोट करने वाला है कौन नहीं करने वाला। जो इलेक्टोरल रोल है उसके भी प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करते हैं। फिर जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक जो सबके पास होता है, जो जो वोटिंग करते हैं उसको बनाने का काम भी जो है, उसको इशू करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर रिकॉग्नाइज करनी हो या उनको सिंबल एलोकेट करना हो तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। या उनके सिंबल के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट हो उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लिया जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी का डिस्प्यूट था उस सिंबल के लिए, साइकिल सिंबल के लिए, या तमिलनाडु में एआईएडीएमके का डिस्प्यूट था वो 3 लीव्स जो भी उनका सिंबल है पार्टी का, उसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट था वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था। तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ड्यूरिंग इलेक्शन, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं और तब तक रहता है जब तक इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सारे पार्टीज के लिए होता है या कैंडिडेट्स के लिए भी होता है, तो उसको इशू करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। फिर जो इलेक्शन के टोटल कैंपेन एक्सपेंडिचर होगी किसी भी कैंडिडेट का, उसकी जो लिमिट्स भी होंगी वो भी लिमिट्स जो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करती है। वो लिमिट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजर चैलेंजेस क्या है फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या मेजर चैलेंजेस फिलहाल फेस कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिसमें वो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी को रेगुलेट कर सके या पार्टी फाइनेंस को रेगुलेट कर सके। इस तरह से उनको कोई भी पावर्स जो है, उनको जो मिनिमम पावर्स होनी चाहिए उस तरह की पावर्स उन्हें नहीं दी गई है। और जो इंप्रेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, धीरे धीरे इस तरह से इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, मिनिस्टर्स है, उनके प्रेशर में आकर काम कर रहे हैं। अगर हमें रिसेंट केसेस भी देखे, अगर बंगाल इलेक्शन के टाइम पे अगर हमने देखा गया था कि कैसे एक ईवीएम जो मिलती है ये एक बीजेपी कैंडिडेट के कार में मिलती है, या आसाम में भी आसाम में ये सिचुएशन हुआ था, सॉरी, जैसे जो ईवीएम है एक बीजेपी कैंडिडेट के कार में मिली थी। और बंगाल में भी एक केस हुआ था कि एक जो पोलिंग ऑफिसर था ईवीएम के साथ एक कैंडिडेट के साथ, तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के घर या लीडर के घर कैसे सोने चला गया था ईवीएम लेके ही। तो इस तरह से एक जो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग होती है जो बहुत जरूरी होती है, इसे टार्निश करने का काम जो हो रहा है ये फिलहाल हो रहा है। एक इस तरह से इमेज जो है, इंप्रेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बनते जा रहा है हर साल या सालों साल लोगों के मन में, जो कि अच्छी चीज नहीं है। फिर एक तरह से हमने कहा है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं है, तो जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर कमिश्नर्स हो, उनमें किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दिखाई देती है, बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो इस तरह से एक तरह से इंप्रेशन ये भी बना जाता है कि गवर्नमेंट फिर उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो उनके फेवर में काम कर सकते हैं। और कुछ चीजें होती है जैसे ईवीएम माल फंक्शनिंग या हैकिंग की जो बहुत सारे एलिगेशंस अपोजिशन पार्टीज भी लगा रही है कि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें से ये माल फंक्शन भी हो सकती है, इसे हैक भी किया जा सकता है। इस तरह से भी जो ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, उसे भी, उस ट्रस्ट को भी करोड़जन हो रहा है उस ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट को बहुत ज्यादा हानि हो रही है लोगों के मन में, और ट्रस्ट कम होते जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। फिर कुछ जो टेक्निकल पॉलिटिकल चैलेंजेस ये है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो होता है, जो मेन फंड होता है गवर्नमेंट में, जहाँ पे सारा पैसा आता है और जहाँ से सारा खर्च होता है, उस पर चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें वोटिंग नहीं होती है। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, दैट मीन्स कि उनको बार बार पैसे के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से हर बार पास करवाना पड़ेगा। आइदर ये बजट में पास होगा या फिर वो मनी बिल्स के थ्रू पास होगा। तो ये इंडिपेंडेंट के लिए एक सवाल खड़ा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है एग्जीक्यूटिव्स पे या लेजिस्लेचर पे अपने एक्सपेंडिचर के लिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिटायरिंग मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनको डिबार नहीं किया जाता है कि वो गवर्नमेंट में फिर से काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि उनको
फिर से गवर्नमेंट में काम मिल सकता है। तो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट को खतरा हो जाता है, क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट ये कह सकती है कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को कि आप हमारे फेवर में काम कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट में आपको किसी अच्छी पोजीशन आपको दी जाएगी, तो वो उस फेवर में काम कर सकते हैं। तो एक तरह की बायसनेस आ सकती है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आ सकता है, बिकॉज उनको डिबार नहीं किया गया है आफ्टर रिटायरमेंट काम करने के लिए, वो काम कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट पे सवाल खड़ा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।